चलिए, सभी प्यारे विद्यार्थियों को सेंसर क्लासेज में रवि वर्मा के साथ स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दूसरा सीरीज, जिसमें देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से परीक्षा में लिखे और कौन कौन क्वेश्चन को हम लोग मेमोराइज करें कम समय में। तो आज सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकत्व से क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? तुल्यांकी चालकत्व से क्या समझते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, तुल्यांकी चालकत्व से आप क्या समझते हैं। तो याद रखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के चालकत्व को, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के चालकत्व को, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अतः लैम्डा बराबर याद रखेंगे K इंटू V होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिलियन का अनंत तनुता से क्या समझते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिलियन का अनंत तनुता से क्या समझते हैं। याद रखना है, जब किसी बिलियन में विलायक की वह मात्रा बढ़ जाती है, जब किसी बिलियन में विलायक की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात विलायक की वह मात्रा जिसमें वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से विघटित हो जाए, अर्थात विलायक की वह मात्रा जिसमें वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से विघटित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन की अनंत तनुता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक क्या है? कम समय है, एक बार अवश्य सुनकर जाएं। सेल स्थिरांक क्या है? कहता है किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, उसे हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ऐसा आ जाता है, एक इलेक्ट्रोड ये, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं L है और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो ये दोनों का जो अनुपात होगा, इसके 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको मान लिया सेल स्थिरांक को x, तो x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा L बटा में A। कहीं कहीं पर सेल स्थिरांक को रो द्वारा भी सूचित कर देगा, याद रखेंगे रो, तो वहां पर भी जो आपका हो जाएगा L अपॉन A ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आज की सीरीज का, इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंग्रेजी में बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं। याद रखेंगे, किसी छड़ के द्वारा, किसके द्वारा? किसी छड़ के द्वारा, इलेक्ट्रोड में उसमें देखे होंगे कि जिंक का छड़ या कॉपर का छड़ लिया जाता है बैटरी में, तो वही कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड में या किसी छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है, किसी छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। यदि किसी छड़ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मान लीजिए कि यदि किसी छड़ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यदि किसी छड़ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन, यदि किसी छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, यदि किसी छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवकरण विभव कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, अभिक्रिया का वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया का वेग, इसके पहले सीरीज में हम लोग सीखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
कि किसी अभिकर्मक के साधारण के पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। तो याद रखेंगे प्रति इकाई समय में अभिकर्मक के सांद्रण में, प्रति इकाई समय में अभिकर्मक के सांद्रण में होने वाले कमी या उत्पाद में होने वाले वृद्धि, प्रति इकाई समय में अभिकर्मक के सांद्रण में होने वाले कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले वृद्धि, प्रति इकाई समय में अभिकर्मक के सांद्रण में होने वाले कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है आज का, एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है आपका। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक समूह C+OH तथा दूसरा समूह NH2 उपस्थित होता है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक समूह C+OH तथा दूसरा समूह NH2 उपस्थित होता है, उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। और याद रखना है कि जब दो एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जब दो एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़ जाता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन में जो है पॉलीपेप्टाइड हो जाता है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या लगभग 100 से अधिक हो जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है ज्विटर आयन। क्या क्वेश्चन है, ज्विटर आयन से क्या समझते हैं। तो याद रखेंगे जब किसी अणु में धन आयन तथा ऋण आयन, जब किसी अणु में धन आयन तथा ऋण आयन दोनों साथ साथ पाया जाता है तो उसे ज्विटर आयन कहते हैं। हाँ, बोल देना है सबको हाय, बोल दीजिए। इधर देखिए। ओके, हेलो। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। हाँ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन, ताप सुघट्य। क्या है, ताप सुघट्य। याद रखेंगे ताप सुघट्य बहुलक है। याद रखेंगे वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और यह गुण उसमें हमेशा के लिए उपस्थित होता है, तो ऐसे बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, ताप सुघट्य बहुलक कहते हैं। जैसे में क्या आएगा, जैसे में आ जाएगा हमारा पॉलीथीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा पॉलीथीन किसका एकलक क्या है। तो पॉलीथीन का जो एकलक है वो एथीन होता है। अगला आता है आपका पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीवीसी का पूरा नाम जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला आता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्या है, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन आता है ताप दृढ़ बहुलक किसे कहते हैं। ताप दृढ़ बहुलक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ताप दृढ़ बहुलक वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और यह गुण हमेशा उपस्थित नहीं होता है। वैसा बहुलक जिसे गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और यह गुण हमेशा उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। जैसे में बैकेलाइट, ग्लिप्टल, बीटल इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारे पास संघनन बहुलक क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमर इसको बोलते हैं कि जब द्विक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, जब द्विक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं और छोटे छोटे अणु उत्सर्जित करते हैं, तो वैसे बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन बहुलक कहते हैं। याद रखेंगे कि जब द्विक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह वाले यौगिक
जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं तथा छोटे छोटे अणु उत्सर्जित करते हैं। जब द्विक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं और छोटे छोटे अणु उत्सर्जित करते हैं तो ऐसे बहुलक को हम लोग संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे में नायलॉन, टेरेलिन इत्यादि। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रति अम्ल। क्या है? प्रति अम्ल एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है? प्रति अम्ल क्या है? तो याद रखेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है उसे एंटा एसिड कहते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग अम्लीयता को दूर करने के लिए, जैसे पेट में कभी गैस बन जाता है, पेट गुड़गुड़ करने लगता है, तो इसी को कहते हैं अम्लीयता को दूर करने के लिए जिस रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं उसे हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। इसमें लेना क्या है? इसमें लेने के लिए कह रहा है कि जैसे सिमेटाइड, ओमनीपाराजोल, पेंटापाराजोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रशांतक से आप क्या समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। याद रखेंगे जिस रासायनिक दवा का उपयोग दिमागी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, जिस रासायनिक दवा का उपयोग दिमागी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है उसे ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। जिस रासायनिक दवा का उपयोग दिमागी बीमारी, मेंटलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग ट्रैंक्विलाइजर प्रशांतक कहते हैं। जैसे में इसमें मेप्राबोमेट ले सकते हैं, डायजापाल में ले सकते हैं, इक्वानिल ले सकते हैं, इटीसी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास दर्द निवारक। 14th है 14 नंबर क्वेश्चन, दर्द निवारक जिसको अंग्रेजी में एनाल्जेसिक। कई बार क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन के रूप में लिख देता है। एनाल्जेसिक से क्या समझते हैं? तो जिस रासायनिक दवा का उपयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है उसे एनाल्जेसिक दर्द निवारक कहते हैं। जिस रासायनिक दवा का उपयोग दर्द के निवारण के लिए किया जाता है उसे एनाल्जेसिक दर्द निवारक कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, इटीसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से लिया गया है। एंटीबायोटिक्स से क्या समझते हैं? एंटीबायोटिक्स जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। याद रखेंगे जिस रासायनिक दवा का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसके वृद्धि को रोकने के लिए, जिस रासायनिक दवा का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? आंतरिक रूप से किया जाता है तो उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे में पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, इटीसी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एंटीसेप्टिक। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एंटीसेप्टिक जिसको हिंदी में पुत्तिरोधी कहते हैं। देखे होंगे लिखा हुआ रहता है बोरोप्लस एंटीसेप्टिक, फेयर लवली एंटीसेप्टिक। किसी एंटीसेप्टिक की बात करें जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुत्तिरोधी। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? पुत्तिरोधी किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि जब बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसके वृद्धि को रोकने के लिए जीवित कोशिका पर बाहरी रूप से जिस दवा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग एंटीसेप्टिक, पुत्तिरोधी कहते हैं। जब बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसके वृद्धि को रोकने के लिए जीवित कोशिका पर बाहरी रूप से जिस दवा का उपयोग किया जाता है, जब बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसके वृद्धि को रोकने के लिए जीवित कोशिका पर बाहरी रूप से जिस दवा का उपयोग किया जाता है तो उसे पुत्तिरोधी कहते हैं। याद रखेंगे जैसे में पुत्तिरोधी का उदाहरण है सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, फ्यूरासिन इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट जिसको हम लोग कृत्रिम मधुरक कहते हैं। एक मिठा आप देखे होंगे घना से गुड़ के रूप में
या शक्कर के रूप में चुकंदर से आता है। फिर आता है आपका कृत्रिम मधुरक। कहता है जिस रसायन का उपयोग या दवा का उपयोग जो है मीठापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कृत्रिम रूप से मीठापन उत्पन्न करने के लिए जिस रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं हम लोग, उसे स्वीटनिंग एजेंट कृत्रिम मधुरक कहते हैं। जैसे में एलिटेम, सुक्रोज, सैक्रेम, एस्पार्टिन। एलिटेम, सुक्रोज, सैक्रेम, एस्पार्टिन। आपको ज्ञात होगा गर्मी के दिनों पे देखे होंगे जंक्शन के किनारे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या चीज, या तो चीनी पिलाते रहते हैं या फिर सैक्रेम घोरकर। सैक्रेम जो है बहुत ही मीठा होता है, ये अक्सर यूज में लाया जाता है। देखे होंगे सीजन के तौर पर जब गाजर मार्केट में बिकता है तो गाजर पर भी सैक्रेम छींट देते हैं लोग ताकि गाजर खाने में मीठा लगे। आगे आता है कार्बोहाइड्रेट। 18 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या समझते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जलयुक्त कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जलयुक्त कार्बन। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो वैसा कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में होता है। वैसा कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में होता है, अर्थात जल युक्त कार्बन के रूप में होता है, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कहता है कि जिस कार्बोहाइड्रेट को जल में विघटित करने पर दो मोनोसेकेराइड के अणु प्रदान करते हैं, उससे मोनोसेकेराइड, 2 से अधिक, डाइसेकेराइड 2 से अधिक और अधिक में चले गए तो ओलिगोसेकेराइड में आ गया। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है जैसे में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट यहाँ पर आता है। निम्न में कौन मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तो इनमें से सभी। ओलिगोसेकेराइड जिसको 2 से 10 मोनोमर प्राप्त हो जाता है, जैसे में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। 10 से अधिक में आ जाएगा पॉलीसेकेराइड के रूप में आ जाएगा स्टार्च, बिट्टा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है कहते हैं प्रोटीन प्रोटोज शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन किससे? प्रोटीन प्रोटोज शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक। प्रोटोज का अर्थ होता है प्राथमिक, अर्थात ये हमारे शरीर का मूलभूत पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड होता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन जब 2 अमीनो अम्ल आपस में, जब 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, तब प्रोटीन का निर्माण होता है। जब 2 अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इस सीरीज में देखें हम लोग 19 क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं सर्टेन टाइप का क्वेश्चन, जो रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है कि इथाइल अल्कोहल जल में विलेय है परंतु ये नहीं है, क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन से या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से उठा सकता है। तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग आगे। आइए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन रीजन टाइप का है। क्वेश्चन है फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों? फिनॉल को आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि जब बेंजीन पर OH जुड़ जाता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। अल्कोहल ROH CnH2n +1 सिंगल बॉन्ड OH या CnH2n +2O आ जाता है इसका फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय हो जाता है, क्यों? फिनॉल किसको से? अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। ये फिनॉल ज्यादा अम्लीय है, अम्लीयता का गुण फिनॉल का ज्यादा हो जाता है, क्यों? याद रखेंगे फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्योंकि फिनॉल की जो धातु है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके साथ साथ जो है फिनॉल का फिनॉल के OH समूह बेंजीन के वलय के साथ sp2 प्रसंस्करण हाइब्रिडाइजेशन दिखलाता है।
इसके साथ साथ फिनॉल के OH समूह बेंजीन बना के sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के रूप में कार्य करता है। इसीलिए जो है फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे, क्या है? अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? विद्युत का कुचालक से क्या लेना देना है कि जब जिस पदार्थ से या जिस घट्टे विलयन से होकर अगर आयन का प्रवाह ना होवे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना होवे, तो उसको से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वो सिंपल सा कुचालक बन जाएगा। जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुचालक। उसी प्रकार से अगर जलीय पदार्थ है और उसमें आयन का प्रवाह ना हो पाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, कुचालक। तो कुछ ऐसा ही उत्तर इसका है कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि अल्कोहल विद्युत का संचालन नहीं करता है। क्योंकि अल्कोहल विद्युत का संचालन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? अर्थ समझना यहाँ पर कि अल्कोहल के अणु को जल में आयनित नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, अल्कोहल को जो अणु है उसको हम जलयोजित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन अणुओं के अंदर में बंधन को तोड़ने के विरोध करने का पर्याप्त मजबूत बंधन होता है या पर्याप्त मजबूत कारण होता है, जिस कारण अल्कोहल का जो है जलीय विलयन वो आयनित नहीं हो पाता है। और जब यह आयनित नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसकी चालकता का मान शून्य हो जाती है और अल्कोहल विद्युत का कुचालक हो जाता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि अल्कोहल विद्युत का संचालन नहीं करता। अर्थात अल्कोहल के अणु को जल में आयनित नहीं किया जाता है, क्योंकि इन अणुओं के भीतर, किस अणुओं के भीतर? अल्कोहल के जलयोजित अणुओं के भीतर बंधन को तोड़ने के लिए विरोध करने का मजबूत और पर्याप्त कारण होता है, जिस कारण यह आयन में नहीं टूट पाता है और अल्कोहल की जो चालकता है और जो शून्य हो जाती है, जिस कारण अल्कोहल विद्युत का कुचालक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एल्काइल एमीन अमोनिया से, एल्काइल एमीन का RNH2, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3। एल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्यों? याद रखेंगे, एल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्योंकि एल्काइल एमीन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेल देते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की साझेदारी के लिए उपलब्धता बढ़ जाती है और इसके साथ साथ एमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापन अमोनियम आयन अल्काइल समूह के प्लस आई इफेक्ट, जिसको इंडक्टिव प्रभाव के कारण आवेश का वितरण अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। क्या कह रहा है अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है? क्योंकि अल्काइल एमीन में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति के कारण एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर, नाइट्रोजन की ओर धकेल देते हैं और इस प्रकार नाइट्रोजन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की साझेदारी के लिए उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापन अमोनियम आयन एल्काइल समूह के प्लस आई इंडक्टिव प्रभाव के कारण आवेश के वितरण अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो है अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार हो जाता है, जिसके कारण अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को पहले कार्बोनियम आयन भी हम लोग कहते थे, याद रखेंगे।
कार्बोकैटायन एक अणु है। कार्बोकैटायन क्या है? एक अणु है जिसमें एक कार्बन परमाणु का, कार्बोकैटायन एक अणु है जिसमें एक कार्बन परमाणु का धनात्मक आवेश और 3 बंधन होते हैं। कार्बोकैटायन एक अणु है जिसमें एक कार्बन परमाणु का धनात्मक आवेश और 3 बंधन होते हैं, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। पहले इसे कार्बोनियम आयन के रूप में जानते थे। कार्बोकैटायन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण यह ऑक्टेट नियम का पालन नहीं कर पाता है, जिस वजह से यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील और अस्थिर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर हमारा। इस मैराथन में देख रहे हैं 24 नंबर। आपको परीक्षा में 20 क्वेश्चन दे रहा है, 10 बनाना है, 6 क्वेश्चन में 3 बनाना है। हम लोग आज के सीरीज में 24 क्वेश्चन पे आ गए। अभी देखते हैं क्वेश्चन है एमीन। एमीन HCl में घुलनशील है क्यों? एमीन को RnH2 बोला जाता है। HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील है क्यों? याद रखेंगे, एमीन HCl में घुलनशील होता है क्योंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एमीन किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलकर सॉल्ट बना देता है। जैसा कि अभिक्रिया देख रहे हैं, RnH2 प्लस HCl क्या बना दिया? RnH2Cl, जो सॉल्ट का निर्माण कर लिया। तो बहुत ही हल्का जवाब है कि आपका क्या कह रहा है कि एमीन क्षार प्रवृत्ति के होने के कारण HCl में घुल जाता है और यह HCl में घुलकर सॉल्ट का निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों? जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन हम लोग देखे थे, एल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों? तो एल्काइल एमीन से एल्काइल गायब हो गया तो बच गया एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों? तो उसका भी आंसर सेम जाएगा। करे तो एमीन में आप देखे थे कि धनात्मक आई प्रभाव के कारण था, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो साझेदारी है वो बढ़ जाती है, जिस कारण से एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। याद रखेंगे, एमीन में धनात्मक आई प्रभाव के कारण, एमीन में धनात्मक प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। एनिलीन से इथाइल एमीन अधिक क्षारीय होता है क्यों? एनिलीन से इथाइल एमीन अधिक क्षारीय होता है क्यों? याद रखेंगे, एनिलीन के रेजोनेंस अस्थायीकरण होता है। एनिलीन में जो अनुनाद है वो अस्थायीकरण होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद में भाग लेने के कारण, नाइट्रोजन पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों के साथ सहभाजित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण एनिलीन जो है अधिक क्षारीय होता है। एनिलीन में अनुनाद अस्थायीकरण होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों के साथ सहभाजित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण एनिलीन अधिक क्षारीय होता है। तो ये देखिए हम लोग असर्टेन रीजन टाइप का क्वेश्चन क्यों होता है जो। आइए बढ़ते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए तो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइन एथेन से अधिक अम्लीय है क्यों? इथाइन एथेन से अधिक अम्लीय है क्यों? याद रखेंगे, इथाइन में जो कार्बन है, इथाइन क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं, वो इथाइन अल्काइन में जाएंगे। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो अल्केन इथेन बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि इथाइन में कार्बन परमाणु sp प्रसंस्कृत होता है, जबकि इसमें कार्बन परमाणु sp3 प्रसंस्कृत होता है, जिसके कारण
इथाइन एथेन से अधिक अम्लीय होता है। याद हो गया, इथाइन में कार्बन sp प्रसंस्कृत होता है, जबकि इथेन में कार्बन sp3 प्रसंस्कृत होता है, जिस कारण इथाइन एथेन से अधिक अम्लीय होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? एल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी क्या है कि RCHO, यही एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य, मतलब शुरू का जो सदस्य है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपल्डिहाइड, जल में विलेयता अधिक होती है। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड जो है एस्टल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक विलेय है। क्यों? तो याद रखेंगे, एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्यों की जल में विलेयता अधिक होती है, क्योंकि एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य, एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंधन आसानी से बना लेते हैं, जिसके कारण यह जल में अधिक विलेय होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं, जिसके कारण एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य का विलेयता जो है जल में वो अधिक हो जाती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, PCl प्रकृति में पाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अब आता है। PCl5 प्रकृति में पाया जाता है, जबकि NCl5 प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, PCl5 प्रकृति में पाया जाता है, जबकि NCl5 प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसके सिंपल सा कारण है कि जो नाइट्रोजन का आकार है वो फास्फोरस की तुलना में छोटा है, फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है। साथ में फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक खाली रह जाता है, जिसके कारण PCl5 प्रकृति में पाया जाता है, जबकि जो NCl नाइट्रोजन में डी कक्षक ही नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, BiCl3 BiCl5 बिस्मथ टेट्राक्लोराइड बिस्मथ पेंटाक्लोराइड की तुलना में प्रकृति में अधिक पाया जाता है। क्यों? तो याद रखेंगे, BiCl3 BiCl5 की तुलना में प्रकृति में अधिक पाया जाता है। इसका कारण है कि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव का मान अधिक होता है। किसमें? BiCl3 में अक्रिय युग्म लोन पेयर इफेक्ट जो है, इनर पेयर इफेक्ट का मान अधिक होने के कारण BiCl3 प्रकृति में पाया जाता है, जबकि BiCl5 में लोन पेयर इफेक्ट का मान कम होने के कारण यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, जटिल यौगिक किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कहता है जब दो या दो से अधिक सरल लवण मिलकर जो यौगिक का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं, जिसको जल में अपघटित करवाने पर उसके आयन जल में नहीं टूट पाते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाकर बना वैसा क्रिस्टल जिसे जल अपघटित कराने पर अवयवी आयन में नहीं टूट पाते हैं, तो उसे हम लोग जटिल यौगिक का क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं। जैसे मैं आपका यहाँ पर देख रहे हैं K4FeCN6, तो इसको क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बन जाएगा, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2,3 वो लग जाएगा इसके साथ में। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभावकारी परमाणु संख्या, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, या प्रभावकारी नाभिकीय आवेश हम लोग बोलते हैं। यह है प्रभावकारी परमाणु संख्या, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या है? किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया लिगेंड के द्वारा प्राप्त किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिगेंड के द्वारा दिया गया, प्राप्त किया गया नहीं, लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को EAN प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखेंगे, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग EAN प्रभावकारी नाभिकीय संख्या कहते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।